देखिए यहां से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीका, पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1244 में मेंशन है। उसका आधार केवल और केवल दो है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यही दो आधार होंगे जिनके ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फर्स्ट प्रोसेस क्या है? ये जो प्रोसेस है जो स्टार्ट होगी, एनी ऑफ द हाउस, एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑफ द पार्लियामेंट, हिंदी में संसद के किसी भी सदन में या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उस प्रोसेस में जिस जज के खिलाफ ये चार्जेस लगे हैं उस जज को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा उस हाउस में। लेकिन अगर हाउस स्पेशल मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है, बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस से, हिंदी में लिखना चाहें संसद के दोनों सदनों से, वीडियो में आ गया होगा, संसद के दोनों सदनों से इस विशेष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि उस जज को उस पद से संसद ने हटा दिया, माने किसी जज को हटाने का अधिकार उसके पद से संसद को है। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम यही है कि एक के कार्यों का परीक्षण कोई दूसरा करेगा। जैसे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम बात करें, जब हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बात कर रहे हैं तो यही बात हम करें, क्या है? एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, फिर लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर का मतलब है हम विधायिका जो विधान बनाती है, लॉ का निर्माण करती है। और एक शब्द है जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब है हम बात कर रहे हैं न्यायपालिका, तो इसको चेक मतलब इसके जो जजेस हैं, इन दो ग्राउंड पर इन जजों को हटाने का काम कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ को टेस्ट करने का काम करेगा न्यायपालिका बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विचार। तो चेक एंड बैलेंस हो गया। कार्यपालिका के कार्यों की स्क्रूटनी विधायिका करेगी, संसद करेगी। कार्यपालिका के जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां हैं, उनकी स्क्रूटनी का काम क्या करेगी? विधायिका करेगी। राइट, माने कार्यपालिका अगर
एक सिंगल पैसा लेना चाहती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसकी इजाजत विधायिका को देनी पड़ेगी। हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में संबंध टकराव इस समय इसी चीज का है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, और वो है एनजेएसी बनाम कॉलेज। कार्यपालिका चाहती है कि जजों की नियुक्ति जज ही न करें, जजों की नियुक्ति एक ट्रांसपेरेंट कमीशन बनाया जाए और वो जजों की नियुक्ति करे, ताकि भाई भतीजावाद न्यायपालिका में कम हो सके या खत्म हो सके। दुनिया के किसी भी देश में ये व्यवस्था, अमेरिका और यूके जैसे देशों में ये व्यवस्था नहीं। तो इस तरह से हमारे ऑर्गन्स हैं, एक के कार्यों को दूसरा टेस्ट करता है, जिसको चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर से अलग है। जैसे अगर हम यूके का देखें ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वहां की संसद सुप्रीम है, सर्वोच्च। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके नहीं कर सकती, सुप्रीम है पार्लियामेंट। एक वक्त तक तो ये कहा जाता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है यूके की, वो महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अतिरिक्त दुनिया का हर काम कर सकती है, लेकिन आजकल तो ये भी सक्सेस हो गया है, तो अब तो ये भी उसके लिए संभव नहीं है। इसी तरह से हम देखेंगे कि यूएसए में अगर हम चले जाएं तो वहां की न्यायपालिका सर्वोच्च है। जुडिशियल रिव्यू की ये पावर, संविधान में कोई विशेष आर्टिकल ऐसा नहीं है जो जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा हो, बट कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिससे ये पावर सुप्रीम कोर्ट को चली जाती है, जैसे आर्टिकल 32। तो ये इनको हटाने का तरीका है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज को त्याग पत्र देना है, जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 65 ईयर है ऑब्लिक 62 ईयर है। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ये हाई कोर्ट के लिए। लेकिन समय के पहले अगर किसी को रिजाइन करना है तो इस रिजाइन करने को उसको प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, वो रिजाइन प्रेसिडेंट को ही करेगा। क्वालिफिकेशन क्या है? अगर हम योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता की बात अगर हम करें, योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता क्या है? क्या योग्यता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता अलग है और हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता अलग है। पहले उस योग्यता में हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता में पहली बात, तो हम हेडिंग ही अलग से डाल देते हैं, qualification of the appointment of judge of Supreme Court. Qualification of judges of Supreme Court. Supreme Court का जज बनने के लिए योग्यता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, आईएएस बनने के लिए योग्यता केवल इतनी है, पीसीएस बनने के लिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया, ये आईएएस बनने की योग्यता है। यही पीसीएस बनने की योग्यता है, यही रेवेन्यू ऑफिसर बनने की योग्यता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है?
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये बात जो मैं कह रहा हूं वो कहां लिखी गई है? वो आर्टिकल 1243 में दी गई है। ये हवाला कहां दिया गया है? 1243, कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल में ये हवाला दिया है वो 1243। दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड पॉइंट, पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं फिर इंग्लिश में बोल देता हूं, हिंदी वाले लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, किसी उच्च न्यायालय का, किसी उच्च न्यायालय का किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, कम से कम। इंग्लिश में लिखिए, has been for at least 5 years, has been for at least 5 years a judge of high court, a judge of a high court, or of 2 or more such courts, or of 2 or more such courts in succession, succession लगातार, ये योग्यता है। more such courts in successions, in successions। क्या रहा हो? जज रहा हो। अगर ये वाली दूसरी वाली योग्यता नहीं है तो ये तीसरी वाली योग्यता आपके पास होनी चाहिए, या इस संविधान में लिखा है, मैं वही देख करके बोल रहा हूं। अगर ये योग्यता नहीं है दूसरी वाली, तो ये वाली होनी चाहिए। वो क्या है? पहले हिंदी में किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। इंग्लिश में लिखिए, has been for at least 10 years an advocate of a high court, an advocate of a high court, or of 2 or more such courts in succession। फोर्थ, तो 2 या 3 में कोई एक शर्त फुलफिल हो। अब मैं
कनेक्ट है आप लोग पूरी तरह से। फोर्थ पॉइंट, ये क्वालिफिकेशन है। क्या होता है, कभी कभी बहुत हल्के में चीज़ों को लेते हैं और उसी से सवाल आ जाते हैं और फिर वो नहीं हो पाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं और एक गलती एक साल आपको पीछे कर देती है। वो सवाल एक साल का नहीं है, सवाल आप फिर मानसिक तौर पे भी कमजोर होते हैं। फिर जो खुद को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फिर आयात करना पड़ता है। एक गलती और ये सजा। इसीलिए गंभीरता इस एग्ज़ाम में, IAS, PCS या RO के एग्ज़ाम में पहला और आवश्यक फीचर है। ऐसे ही पूछ देगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है। पूछा जाता भी रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लिख देगा कि आपको लगेगा इसीलिए किसी भी सवाल को एक बार पढ़ने के बाद फिर दूसरी बार पढ़ लो, क्योंकि एक गलती आपको एक साल पीछे लेके जाएगी। सजा वही है उस गलती की। तो पनिशमेंट टफ है तो सावधानी उस अनुपात में ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट ये है, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, पारंगत। पारंगत, अभी पारंगत एक शब्द में लिख रहा हूं। पारंगत का मतलब होता है निपुण। निपुण का मतलब वो चीज का वो माहिर है, माहिर है, जादूगर है उस विषय का। जैसे डॉक्टर किसी फील्ड का माहिर है, पारंगत है। स्पेशलिस्ट तो छोटा शब्द है, पारंगत को इंग्लिश में बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द है डिस्टिंग्विश्ड। पारंगत, महान। और किस बात में पारंगत है? लॉ। लॉ का वो पारंगत है, क्योंकि ओवरऑल जज को क्या करना है? अकॉर्डिंग टू लॉ जस्टिस देना है, न्याय देना है। जो न्याय है वो किस अनुपात में होगा? वो होगा जो कानून है उस अनुपात में न्याय होगा। मान लीजिए पर्सनल उसको लगे जज को कि हमें इसकी सजा 10 साल देनी है, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट उस ऑफेंस की 7 साल है, या कानून की बारीकियों का वो अच्छा जानकार, ठीक है। तो क्या है पारंगत? और दूसरा शब्द है विधि वेत्ता। हिंदी की कभी कभी बड़ी प्यारी शब्द होती है, विधि वेत्ता। इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूरिस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूरिस्ट। विधि वेत्ता, विधि वेत्ता मतलब विधि का नॉलेज रखने वाला। वेत्ता, वेत्ता मतलब सुप्रीम नॉलेज रखने वाला। और वो पारंगत हो, उसमें पारंगत हो कि विधि की हर छोटी और बड़ी बात की उसे जानकारी हो। और पारंगत विधि वेत्ता हो, ये किसकी नजर में हो? इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की नजर में वह व्यक्ति पारंगत विधि वेत्ता। इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो लिख लीजिए चौथा पॉइंट, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता। और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। In the opinion of the president, he is a distinguished jurist. अब क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट लिखते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? साफ करें, साफ किया जाए।
क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और पैरेलल में अब क्या कर लीजिए ना, एक काम और कर लीजिए, पैरेलल में उसकी तुलना कर लीजिए। कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन चीजों को हमेशा के लिए आपके माइंड में उसको सेट कर देता है। कभी कभी तुलना करके क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये बात कही गई है आर्टिकल 217 और 2172 यहां पर क्वालिफिकेशन लिखा है। संविधान में लिखा गया हर एक शब्द ईश्वर का वचन है। 2172 2172 में क्वालिफिकेशन है। तो पहली तो बात यही है, भारत का नागरिक तो यहां भी होना चाहिए। दूसरी, ये वाली बात यहां पर है। चौथा वाला पॉइंट यहां है। राइट। अब बात है कि वो या तो दूसरी क्वालिफिकेशन हो और दूसरी के बाद लगा है और इसके बाद भी और लगा है। इसी से सवाल बन के आ जाएगा और आप कर पाएंगे। 1 रुपए नहीं लगता है घूस IAS बनने के लिए, PCS बनने। हाँ, दरोगा बनने के लिए 10 लाख रुपए लग जाएंगे। सब बच्चे जो है, हमारी कॉलोनी में एक लड़का था, हमें उसकी जानकारी भी नहीं थी, भूल गया फिर नाम, देखिए मुस्लिम है, हमारे भाई हैं। तो एक दिन अभी गाड़ी में उत्तर प्रदेश सचिवालय लिखा हुआ था उनकी, तो मैंने कहा अरे ये उत्तर प्रदेश सचिवालय का तो है। हाँ, कहा 2016 के RO में मेरा सिलेक्शन हो गया। झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर पाप पड़े। मतलब उसने बताया भी नहीं, मस्ती में रहता था वो। जब उत्तर प्रदेश सचिवालय बड़ा बड़ा सा लिखवाया था तो मैं पूछा, हमने कहा कौन ये काय लिखवा लिए? मैं तो डांटने के मूड में था पूरा। उसने मेरा मुंह ही बदल दिया, डांटने के मूड में था, मुंह ही बदल गया। तो जैसे ही उसने ये बोला, हमारी पूरी राय इन द ओपिनियन ऑफ आलोक तिवारी, he is a distinguished knowledge man, कुछ भी समझे, राय बदल गई। तो मैं कहता हूं धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, जहां मिले, आए नहीं आए तो काम पूरा कर लीजिए, करते रहिए। वो ऐसा ना हो कि फिर क्लास में किसी दिन आए और मन ना लगे। वो स्थिति बड़ी घातक होती है कि जिस दिन आप मेरी क्लास में आए और मन ना लगा, तो वो सवाल मेरे लिए घातक नहीं है, वो आपके लिए बड़ा घातक हो गया, क्योंकि वो वही तो टेस्ट है। बहुत सावधानी रखिएगा, और कुछ ना कुछ तो जीवन में करना है, तो क्यों ना यही सही, फिर इसके बाद कुछ और सही। वो एक अभिषेक सिंह है ना, वो गुजरात कैडर में, उसको भेजा तो हीरोगिरी से फोटो खिंचवाई तो सस्पेंड कर दिया अभिषेक सिंह। अब यूपी सरकार ने परसों भी नर्सों सस्पेंड कर दिया उसको। अब उधर मुंबई में फिल्मों में ट्राई कर रहा है, उसके कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो IAS था, इसलिए वो वहां पर भी उसकी वैल्यू थी कि यार कौन वो IAS हैं, वो
एक्टिंग हो रही वहां, तो उस पोस्ट से निकल करके नहीं करनी ना नौकरी, ठीक है, नहीं कर रहे। अब तुम अगर एक्टिंग करना चाहो, तुम अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहो, तुम कहीं से चुनाव लड़ना चाहो, तो क्या होगा? हर पार्टी आपका वेलकम करेगी, यार आ जाओ, तो मेरे में आ जाओ। तो कहीं राजनीति में भी अगर जाने का आपका मन हो, मान लो बिजनेसमैन बनना हो, आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, मान लो आपको, तो भी इस वाले से निकल के जाइए। इतना खूबसूरत एग्जाम जिसमें एक पैसे नहीं लगते हैं, एक पैसा नहीं आपसे लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 या 3 में से कोई एक बात होनी चाहिए। तो 2 में पहले मैं हिंदी में लिखता हूं, लिखिए क्या है। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, इंग्लिश में has for at least 10 years, has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India, in the territory of India। या अगर ये नहीं, या अगर ये नहीं, या किसी उच्च न्यायालय का, या किसी उच्च न्यायालय का, या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। वीडियो खराब करोगे? अधिवक्ता रहा, लिखा, लिखिए इंग्लिश में। Has for at least 10 years been an advocate of a high court, advocate of a high court, or of 2 or more such courts in succession। अब क्या करना है कि जैसे आपको मेंस लिखना है, तो मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे लीजिए। क्वेश्चन आपने लिया कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश को नियुक्त और हटाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस सवाल को आपने उठाया और अब जाकर के उसको अच्छे से लिखा, लिखकर फिर आपने मुझे दिखाया, फिर मैं उसको चेक नहीं करूंगा, फिर आपने कहा सर मैं इसको दे देता हूं, आपको कल चेक कर दीजिएगा, फिर भी हो सकता मैं ना करूं, फिर तीसरे दिन फिर बैठ ही जाइए, तो ओवरऑल एक समय आएगा ना कि हम चेक ही करेंगे, फिर कुछ बताएंगे भी आपको, और फिर उसको फाइनल, और तुम्हें फील आएगा। कभी कभी क्या है, अगर बेहतर नहीं होगा तो तुम्हें सबसे पहले फील नहीं आएगा। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। तारीफ हो जाए तो उसको बर्दाश्त करिएगा कि आपको फील आएगा कि ऐसे ही लिखा जाता है, हाँ ऐसे ही होता है, और फिर काम हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति एवं हटाने, रिमूवल, हटाने
प्रक्रिया का संविधान में क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? वर्णन कीजिए। एक आपको सवाल मिल गया, इसको लिखना है। ठीक है, अभी अखिलेश, क्या नाम है, अखिल, अभी आरओ का पेपर आ रहा है हिंदी मेंस, तो हिंदी तो माशाल्लाह उसमें तो मैं बहुत ज्यादा तालबेल हूँ, तो मैं हिंदी आपको बताऊंगा लिखा कैसे जाता है। किताब हरदेव सिंह बागी की आती है, आगे ले लेना, उसको भी डालिए। योग्यता नहीं आएगा, योग्यता वाला सवाल पीसीएस जे में आएगा, इसलिए योग्यता वाला सवाल हम यहाँ नहीं देंगे। कार्यकाल ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ क्या नियुक्त करने की और हटाने की प्रक्रिया। आगे बढ़े। सर जो अधिवक्ता होते हैं तो गवर्नमेंट अधिवक्ता भी होते हैं, तो ये जो अधिवक्ता है तो गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकारी वकील। जो इसमें 10 साल का जो मांगा गया है, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, वो एज अ न्याय उसमें कार्यरत होना चाहिए। सरकारी से मतलब नहीं है, उच्च न्यायालय ने काम किया ना, तो उच्च न्यायालय में जैसे अगर आप देखेंगे ना, क्या कौन सा पॉइंट आप बता रहे हैं, किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, एडवोकेट, तो हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा। सर इसको क्लेरिफाई कौन करेगा? हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा, क्लेरिफाई करने की जरूरत ही नहीं। हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा, हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड, हाई कोर्ट से रजिस्टर्ड, हाँ, तब वो तो प्रक्रिया ही है, उसका अधिवक्ता रहा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इसको क्लियर करें। बार काउंसिल में जब रजिस्टर की डेट पड़ी होगी तो एडवोकेट हो जाएंगे। अच्छा, एडवोकेट और लॉयर में क्या फर्क है? सर जो लॉयर प्रैक्टिस एडवोकेट होते हैं जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, और सर जो लॉयर होते हैं जिन्होंने उसकी स्टडी की होती है। सर बार काउंसलिंग का एक पेपर होता है, उसको पास करना जरूरी होता है, तभी उसके बाद एडवोकेट लगा सकते हैं। हाँ, और वो पेपर भी अच्छा खासा टफ आता है। सेल्फ ग्रेजुएशन मतलब ऐसा नहीं कि एलएलबी कर ली आपने, बार काउंसिल में रजिस्टर करा लिया और अब आप एडवोकेट हो गए ना, वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। राइट।
बात क्लियर हो गई? ठीक है। एक सवाल जैसे आया, क्वेश्चन दूसरा, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब ये ऐसे सवाल आ सकता है, ऐसे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के किस प्रकार के प्रावधान हैं, कि किस प्रकार के प्रावधान हैं? ये सवाल आईएएस में आया हुआ प्रावधान है। तथा वर्तमान परिस्थितियों में क्या आप इसमें परिवर्तन के सुझाव देंगे? तथा क्या वर्तमान परिस्थितियों में आप इसमें परिवर्तन के सुझाव देंगे? अब बस ये वाला जो सेंटेंस है वो आपकी मैच्योरिटी टेस्ट कर लेगा। इसमें परिवर्तन के सुझाव देंगे तो याद करिए, हाँ बिल्कुल देंगे, और निष्कर्ष एक दिन लिख पाया था, हाँ सर, बैलेंस पे नहीं याद आया? तो तथा वर्तमान परिस्थितियों में क्या, ये करेक्ट सेंटेंस हुआ, गलत लिख गया। तो परिवर्तन के सुझाव देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे। और वो परिवर्तन के सुझाव क्या है कि कॉलेजियम की जगह एनजेएसी होना चाहिए, लेकिन एनजेएसी का कंपोजिशन और उसकी प्रोसीजर इस तरह से होनी चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्वायत्तता, फ्रीडम और ऑटोनॉमी वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। ये सवाल आईएएस में आया हुआ। सर इसमें अधीनस्थ न्यायाधीश की भी नियुक्ति के बारे में वर्णन देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भारत में न्यायाधीशों की पूरी जगह है। हाँ, ये ऊपर वाला अलग है ना। हाँ। या एक सवाल और आया हुआ है इसमें, वो भी मैं बता देता हूँ। एनजेएसी की संरचना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी की संरचना, कंपोजिशन, उसका इंपॉर्टेंस, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंपोजिशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की संरचना, एवं उसके महत्व, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे सवाल आ रहे हैं। जब भी हम क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, एक शब्द आता है क्रिटिकली एग्जामिन, सबसे पहले आप मेरिट बताइए, उसकी गुण, पहले एक सेंटेंस लिख देंगे, आलोचनात्मक परीक्षण एनजेएसी का, फिर उसकी मेरिट बताइए, फिर उसकी डीमेरिट बताइए,
दो स्वतः है। फिर दोनों को कंपेयर करिए, ये अदा कंपेयर तुलना करिए, और तुलना करके आप क्या करिए, निष्कर्ष लीजिए, कंक्लूजन। तुलना करके आप कंक्लूजन लीजिए, और ये आपकी दी हो गई। जैसे एक शब्द कभी कभी आलोचना के साथ एनालिसिस शब्द आता है, विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए। तो ये तो मैंने समझाया। कभी कभी एक शब्द आता है एनालिटिकली एग्जामिन करिए। कभी एनालिटिकली एग्जामिन ऐसा शब्द आता है, ऐसा कुछ एनालिटिकली एग्जामिन, मान लो इतना ही। इसको एनालिटिकली एग्जामिन का मतलब है विश्लेषणात्मक इसका अध्ययन करिए, विश्लेषणात्मक अध्ययन। अब देखिए इसकी अदा क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। इसका मतलब क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन। तो पहले एक शब्द आता है सिंथेसिस। पहले हमें SYNTHESIS, सिंथेसिस एक शब्द होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है संश्लेषण। हिंदी लिखते हैं संश्लेषण। ये हिंदी में मतलब होता है संश्लेषण। पहले इसको अगर आप समझते हो तो ये आप बात समझ पाओगे। संश्लेषण का मतलब होता है बिखरी हुई चीजों को जोड़कर एक कर देना। चीजें बिखरी हैं, उनको हमने जोड़ा और उनको हमने एक कर दिया, उसको बोलते हैं संश्लेषण। बिखरी हुई चीजों को, कभी कुछ टॉयज ऐसे होते हैं जो बिखेर दिए जाते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, तो वो उसको बोलते हैं दिस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड संश्लेषण, सिंथेसिस। बिखरी हुई चीजें थी और उनको आपने एक कर दिया। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? तो जब विश्लेषण होगा वो संश्लेषण का जस्ट अपोजिट है, माने एक चीज को आप बिखेर दीजिए। आपको कुछ सेंटेंस दिया गया, उसको बिखेर दीजिए। यहां बिखरी हुई चीजों को एक कर दीजिए, यहां क्या है, इंटीग्रेट कर दीजिए, यहां डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां पे चीजें पहले से मिल रही हैं ये, और इनको क्या करिए, एक सीन बना दीजिए, माने आपने इंटीग्रेट किया और इसको मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब आप एक सेंटेंस को डिफरेंशिएट करेंगे, बिखेरेंगे, तो उस बिखेरने की प्रक्रिया में क्या, क्यों, जितने भी हैं, कैसे, कब, कौन, ठीक है, कितना, कहां, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क वाले सवाल हैं, इनका जवाब उसमें मिलना चाहिए, तभी आप उसको बिखेर पाएंगे। ये सारे अगर आंसर उस कंटेंट से मिल रहे हैं, उस सेंटेंस के प्रति जिसका आंसर पूछा गया है, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में। क्या बात समझ पा रहे हैं? हमने दो बातें की, एनालिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन। तो एनालिटिकली एग्जामिन वर्सेस क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन, ये दो बातें हैं।
तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा कि एनालिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एग्जामिन में फर्क क्या है। अगर कहीं कोई गुंजाइश रही हो तो मैं फिर से बोलूं, ये समझ में आ गया? अभी कल पीसीएस जे का पेपर हुआ और उसमें सवाल पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है, हु इज अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज। ये सवाल पीसीएस 2008 में भी पूछा गया है और नहीं पूछा गया होगा, पेपर तो पुराना है मेरे पास, कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर डिफरेंट थिंग। आपसे पूछा मैंने कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी एंड डीजे, इन तीनों में अंतर बताइए। इनका पावर, इनकी ड्यूटीज, इनका रिजाइन किसको करेंगे। एक आईएएस रिजाइन करेगा तो किसको रिजाइन करेगा, किसको एड्रेस रिजाइन करेगा। ऐसे ही जिज्ञासा पैदा करिए। ज्ञान का मूल आधार जिज्ञासा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट जज, so these vacancies come from UPSC, and this district judge vacancies, the provision mentioned in the constitution in the part 6 article 233 to 237. So when you read the powers, duties, resign, appointment related things regarding district judge, these are mentioned in part 6 of the constitution of article 233 to 237. और जब ये पढ़ोगे तो आपको यूपीएससी पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सब किया जाए। अब हम आपको यही सारे काम आपको होमवर्क के तौर पे इसके करके लाने हैं। सब लिखा गया है किताब में, आपको सिर्फ अवेयर होना है, जागरूक होना है। यही सारे काम इसके करके लाने हैं। संभावना इसकी प्री में ज्यादा होती है पूछे जाने की, और इसकी संभावना मेंस में ज्यादा होती है पूछे जाने की। यही सारे सवाल कि जो डीजी है, डिस्ट्रिक्ट जज है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई जज सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वो यही सुनवाई करेगा तो उसको सत्र न्यायाधीश, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ही व्यक्ति होगा। जब वो सिविल मामलों की सुनवाई करेगा, इसका सबसे बड़ा अधिकारी डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। पढ़िए, जागरूकता पहले तो जिज्ञासा पैदा करिए, फिर तलाश करिए, फिर जिसको गुरु मानते हैं उस तक पहुंचिए और श्रद्धा भाव से पूछिए उससे कि भाई इनका अंतर बता दो, और जो हो वो लिखा हो। आप जो कह रहे हो वो आप, अगर हमें डाउट है तो वो दिखाना पड़ेगा, और ऐसे नहीं दिखाना पड़ेगा कि नेट की कोई साइट खोल दी, जीके एग्जाम की तैयारी यहां से करें और उन्होंने कोई अपना डाल, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमें जोकर नहीं बनना है,
आप हमें ऑथेंटिक, क्योंकि स्रोत अगर गलत हुआ तो इंफॉर्मेशन गलत होगी। हो सकता है स्रोत में सही लिखा हो, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे। आप हमें सोर्स दिखाइए, लॉ बुक में दिखाइए। क्लियर हुई बात? अभी सवाल कई बारी तो इसमें ये पूछा गया है, कई बारी सवाल तो ये पूछा गया है, मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 236 में दी गई है। ये सवाल कई बारी आईएएस ईसीएस में पूछा गया। द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज मेंशन्ड इन द आर्टिकल, ये मेरे पास है क्वेश्चन पेपर, आप देख करके जाइएगा। पूछा गया इनमें से कौन डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर, तो डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट जज की दी गई है और उस डिस्ट्रिक्ट जज में बताया गया इन सबको डिस्ट्रिक्ट जज माना जाएगा। जरा 236 आप पढ़िए, इन सबको वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज 236 इन सबको डिस्ट्रिक्ट जज माना जाएगा। पढ़िए और पीछे पास करिए। आर्टिकल 236 ए पढ़िए। जिला न्यायाधीश नहीं पढ़िए, क्या देख लीजिए, बाकी पीछे पे